friends, welcome to my channel Enhance Learning with Soumya Srivastav. Today we are going to learn some experiments of chapter number 2, that is acid, bases and salt, and some remaining part of chapter number 2. So let's get started. तो बच्चों अब हम देखेंगे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस. सबसे पहले हम टॉपिक समझते हैं क्लोर. क्लोर का मतलब क्या होएगा? क्लोरीन. यहाँ पे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के अंदर क्लोर क्यों यूज़ किया गया है? क्लोरीन के लिए. ठीक है. फिर है एल्कली. एल्कली यानी NaOH. इस प्रोसेस के अंदर एल्कली है NaOH जो कि एक्वस फॉर्म में है. एक्वस फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर होता है. ओके, अब हम देखते हैं इस प्रोसेस में क्या है. अपन ने सबसे पहले एक बीकर लिया है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, ये है कैथोड, ये है एनोड. अब क्या करा हमने? इलेक्ट्रिसिटी पास करी इसके थ्रू और इसके अंदर जो ये सॉल्यूशन लिया है अंदर ये पूरा, तो ये क्या है? NaCl. NaCl को हम ब्रिन भी बोलते हैं. ये भी एक्वस फॉर्म में है ना. Na+Cl- होएगा और यहाँ पे क्या है? H+ और OH-, क्योंकि एक्वस फॉर्म में तो वाटर तो प्रेजेंट ही है इसके अंदर. अब क्या होगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन जो होगी वो कैथोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस निकलने लग जाएगी और एनोड की तरफ से क्लोरीन गैस निकलने लग जाएगी. अब बचा क्या अपने पास? Na और OH बचा. तो लास्ट में अपने पास क्या बच जाएगा? NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड बच जाएगी. ठीक है. अब देखो क्या होएगा. एक चीज और समझा ही देती हूँ मैं आपको साथ में. ये सब क्या होते हैं? एनायंस होते हैं, कैटायंस होते हैं. तो ये कौन सा होता है जिसपे प्लस होता है? ये होते हैं कैटायन. जिस पे माइनस होता है वो होते हैं एनायन. ठीक है. अब क्या है? प्लस क्यों है इस पे चार्ज? प्लस क्यों है ये समझना. हम जानते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11. और जैसे कि हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं KL एमिन शेल, तो फर्स्ट में इसके होता है 2, 8 और फिर एक ही बचा तो 1. अब क्या इसके लिए अपने पास कम से कम भी कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए टोटल, है ना. तो 8 तो है नहीं अपने पास, तो अब सिर्फ 1 ही है. तो ये ज़्यादा इजी रहेगा कि हम 7 और दूसरे एलिमेंट से ले लें या फिर एक दे दें, वो ज़्यादा इजी रहेगा अपने लिए. तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये एक जो है वो दे देता है ये. ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर देता है. अब ये हो गया बैलेंस्ड, पूरा स्टेबल हो गया एक तरह से. ऐसे ही क्लोरीन क्या है? क्लोरीन का क्या होता है? 17. एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का? 17. अब 17 है तो क्या होगा? 2, 8 और 7. अब इसके लिए क्या इजी है? 7 किसी को देना या एक किसी से लेना? तो ये एक किसी से ले लेता है, +1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है. ये भी स्टेबल हो जाता है. तो इसमें अगर आपको दिक्कत है तो मैं इसकी एक वीडियो और बनाऊंगी. और ये हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं. एसिड बेसिस का पार्ट 2 कर रहे हैं. पार्ट 1 जो है उसकी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ जाके चेक करें. अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे ये है ना अपना क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो इसके अंदर जो अपने बना है हाइड्रोजन बना, क्लोरीन है और NaOH है. तीनों ही यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं. तो इनका कुछ ना कुछ काम होता है. ठीक है. हमें एवरीडे लाइफ में इनको यूज़ करना ही पड़ता है. अब यहाँ पे देखेंगे हम Na+, Cl-, H+ और OH-. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं H+ ही क्यों निकला है बाहर? हाइड्रोजन गैस ही क्यों बाहर इवॉल्व हुई? सोडियम भी हो सकता था Na+, क्यों नहीं हुआ? या फिर यहाँ पे जो है अपना क्लोरीन ही क्यों निकला? क्लोरीन गैस ही क्यों निकली और OH क्यों नहीं निकली? समझते हम. देखो इसको, यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे क्या है? Na और यहाँ पे क्या है? H, दैट इज हाइड्रोजन. ठीक है.
हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, यहाँ पे सोडियम आयन और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब देखेंगे आप, सिर्फ हाइड्रोजन गैस यहाँ से इसीलिए निकली, और क्या है, हाइड्रोजन जो है अपना H+, इसको, इसके पास बेचारे के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी इससे किसी ने ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन भी इससे किसी ने ले लिया, तो फिर इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। बल्कि सोडियम जो होता है, सोडियम के पास में टोटल 11 होते हैं, इससे किसी ने एक ले लिया तो अभी भी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, सारे थोड़ी ना खत्म हुए, तो ये अपना काम चला सकता है अभी। लेकिन हाइड्रोजन, उसके पास तो एक भी नहीं है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का भंडार था, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये क्या हुआ, H+ जल्दी से यहाँ पे आ गया, इसकी वजह से ये गैस बन के बाहर निकल गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। हाइड्रोजन गैस कैसे बनी है, तो H है, तो कैसे निकला, एक है H+ आयन, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये हो गया H। ऐसा ही एक और था H+ आयन, उसको एक इलेक्ट्रॉन और मिला, तो एक और H, दूसरे H का वेट किया इसने, अभी H और H हो गए H2, H और H क्या हो गए अपने H2, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस, और वो बाहर इवॉल्व हो गई। अब ऐसे ही क्लोरीन में आप देखेंगे, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड जो है OH- आयन, इसमें आप क्या देखेंगे, क्लोरीन जो है पूरा सिंगल एलिमेंट है। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो OH, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। अब दो जने साथ में चल रहे हैं हाथ पकड़ के, और एक जना अकेला जा रहा है, तो वो ज़्यादा फास्ट पहुँचेगा कि दो जने ज़्यादा फास्ट पहुँचेंगे, एक जना। तो क्या होगा, क्लोरीन जो होगा वो जल्दी से, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव की ज़रूरत है, तो वो जल्दी से पहुंच जाएगा दौड़ता हुआ, जबकि दो जनों को जाने में टाइम लग रहा है। ये आपको याद करने के लिए समझा रही हूँ, सिर्फ दो जनों को जाने में टाइम लग रहा है, तो क्या होगा, क्लोरीन जल्दी पहुंच जाएगा और वो एज ए गैस इवॉल्व हो जाएगा, और OH जो है वो यहीं रह जाएगा। अब क्या बचा अपने पास में, लास्ट Na बचा और OH बच गया, तो क्या होगा, Na+ OH- आयन क्या करेंगे, साथ में कंबाइन होके NaOH बना लेंगे, जो फर्दर हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो यही है अपना क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब अपन इसमें आगे देखेंगे कि इनके यूज़ क्या क्या है, हाइड्रोजन के, क्लोरीन के और NaOH, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब हम देख लेते हैं जो अपना वो बने थे, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH। अब इनके क्या क्या, इन्हें कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल डालते हैं वो हाइड्रोजन गैस का होता है। मार्गेराइन होता है, अपन बटर जानते हो आप, बटर जो होता है ना, उसकी मतलब नकली बटर जिसे बोलते हैं, नकली होता है बटर, तो असली में असली बटर नहीं है वो, नकली बटर, मार्गेराइन, ठीक है। अब है NH3 फॉर फर्टिलाइजर्स, आपको पता ही है अमोनिया हम फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ करते हैं, एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। फिर है क्लोरीन जो है एज वाटर ट्रीटमेंट, तो क्लोरीनेशन विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। फिर है स्विमिंग पूल के अंदर भी क्लोरीन डलता है, ताकि पानी ज़्यादा टाइम तक मतलब ख़राब ना हो, उसमें कोई ख़राब ना हो पानी, इसलिए। PVC होता है अपना पॉलीविनाइल क्लोराइड, C क्लोराइड, ओके। देन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें यूज़ आता है क्लोरीन। पेस्टिसाइड्स में यूज़ करते हैं अपन, डिसइंफेक्टेंट्स के लिए यूज़ करते हैं अपन। पेस्टिसाइड्स यानी एनिमल्स जो मतलब अपने खेती बाड़ी होती है उसके अंदर पेस्टिसाइड्स क्यों डालते हैं, ताकि कोई इंसेक्ट्स या वो खेती को ख़राब ना करे। और डिसइंफेक्टेंट्स अपन क्लीनिंग के लिए यूज़ ही करते हैं। फिर है NaOH जो है एज सोप यूज़ किया जाता है, सोप जो होते हैं उसमें NaOH होता है। डिटर्जेंट्स में होता है, पेपर मेकिंग में होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स और डीग्रीजिंग एजेंट क्या होता है, डीग्रीजिंग मेटल्स। अब डीग्रीजिंग क्या है, ऑयल और ग्रीस को रिमूव करना, किससे, मेटल से। ये ज़्यादातर मेटल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उसमें क्या होता है, वो ख़राब ऑयल्स और फैट्स, ऑयल्स की वजह से और ग्रीस की वजह से क्या होता है, वो वर्क करने में दिक्कत आता है। तो डीग्रीजिंग मेटल्स को डीग्रीस करने के लिए, वहाँ से ऑयल और ग्रीस को हटाने के लिए हम NaOH भी यूज़ करते हैं। अब है अपना HCl, क्या यूज़ में आता है,
इन दोनों को भी रिएक्ट करा के हम यूज़ कर सकते हैं। किसमें? HCl क्लीनिंग पर्पस से यूज़ करते हैं हम, क्लीनिंग स्टील को क्लीन करने की है, क्लीन करने के लिए। फिर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन फर्दर अमोनिया से करवा के और क्लोरीन, ठीक है, NH4Cl। देन है मेडिसिन में यूज़ आता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ आता है। और यहाँ पे क्या NaOH और क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं अपन, तो उसे हाउस होल्ड ब्लीच में भी, हम घर में जो ब्लीच यूज़ करते हैं वो हाउस होल्ड ब्लीच और ब्लीचिंग फैब्रिक्स, ठीक है, कपड़ों पे जो हम ब्लीच लगाते हैं, घर में जो हाउस होल्ड ब्लीच हम लोग यूज़ करते हैं क्लीनिंग पर्पस के हिसाब से ही सही, पर वो इसी की होती है। तो बच्चों अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सपेरिमेंट्स। चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट और सेकंड जो है मुझे इतने इंपॉर्टेंट लगे नहीं कि आपके एग्ज़ाम में आए, बट सेकंड वाली में बस ये बता रखा है उसके ऑर्डर, यानी स्मेल करके पता लगाना है। उसमें क्या है कि एक प्लास्टिक बैग लिया है, प्लास्टिक बैग में अपन ने अनियंस डाले हुए हैं और अनियन को अपन ने फ्रिज में रख दिया है, क्लोथ जो होता है क्लीन क्लोथ की स्ट्रिप उसके ऊपर बांध के। फिर वो क्या होएगा, वो जो क्लीन क्लोथ की जो वो स्ट्रिप है ना, दोनों वो स्ट्रिप क्या होंगी, एज अपन उसे एसिड बेस इंडिकेटर जैसे भी, एज लिटमस पेपर के जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें वहाँ पे आपको सिर्फ ये बता रखा है कि HCl, उसके ऊपर HCl के ड्रॉप्स डालो, NaOH के ड्रॉप डालो, तो उसमें क्या चेंज आया, उसकी स्मेल में क्या चेंज आया, वो है। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में क्या किया है, टेक अबाउट 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it। क्या किया है अपन ने, एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml अपन ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है अपना H2SO4, H2SO4 जो है अपन ने उसके अंदर डाला है, और उसके 5 ml, और उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं। फिर क्या किया है अपन ने, पास द गैस बीइंग, उसमें से जो गैस निकल रही है, गैस अपन को पता ही है हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो जो इवॉल्व हो रही है, तो उसको क्या करा अपन ने, पास द गैस बीइंग इवॉल्व फ्रॉम द सोप सॉल्यूशंस। एक सोप सॉल्यूशन, यहाँ पे जो टब है इसके अंदर सोप सॉल्यूशन है, इस गैस को पास किया है डिलीवरी ट्यूब से, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे बबल्स निकल रहे हैं सोप सॉल्यूशन में से। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, कैंडल लाएंगे जो हमने जला रखी है कैंडल, जैसे ही हम इस सोप सॉल्यूशन के पास में जो बबल्स निकल रहे हैं इस पे लाएंगे, तो पॉपअप साउंड के साथ में पॉपअप साउंड आएगा उसमें। तो क्या है, हमें पता चल जाएगा कि हाँ जो यहाँ से जो ये बबल्स निकल रहे हैं ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब है अपनी एक्टिविटी नंबर 4। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी NCERT साइंस की बुक खोल लें, पेज नंबर 20। अब इसमें है, प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के ग्रेन्यूलेटेड मेटल्स, वो जिंक ग्रेन्यूल्स जो हैं वो डालने हैं। फिर उसके अंदर हमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, वो उसका सॉल्यूशन डालना है और उसको गरम करना है। गरम करने के बाद में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे इसकी रिएक्शन भी दे रखी है, इज इट विजिबल। NaOH जिंक के साथ में रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब हमको वापस देखना हो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में देखा था पॉपअप साउंड देगी जब हम कैंडल उसके पास में लाएंगे। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 5। इसमें क्या करा है, ये अपनी है टेस्ट ट्यूब नंबर A और ये है अपनी टेस्ट ट्यूब नंबर B। इसके अंदर क्या किया अपन ने, टेस्ट ट्यूब नंबर A के अंदर 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमें पता है Na2CO3 होता है, ये इसके अंदर डाला 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाला। और दूसरे वाली जो है अपनी टेस्ट ट्यूब B, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला, NaHCO3 से सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ये डाला अपन ने दोनों के अंदर। फिर दोनों के अंदर 2 ml डाइल्यूट HCl डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने क्या देखा इसके अंदर, इसमें अपन ने लाइम वाटर टेस्ट करेंगे। अब लाइम वाटर टेस्ट में क्या है, टेस्ट ट्यूब A और B की रिएक्शंस बता रखी हैं सबसे पहले आपको। तो इसमें क्या है,
Na2CO3 को जब हमने HCl के साथ में रिएक्ट कराया तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 दिया, और बी टेस्ट ट्यूब में NaHCO3 प्लस HCl विल गिव्स NaCl H2O एंड CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड दी। तो अब क्या होएगा, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व फ्रॉम द लाइम वाटर। अब क्या करा हमने, लाइम वाटर टेस्ट किया, तो इसमें क्या किया, इनमें से जो दोनों में से गैस निकली उसको हमने लाइम वाटर से पास किया। लाइम वाटर हमें पता ही है CaOH होल ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे हमने जब लाइम वाटर से जब हमने CO2 पास करी तो उसने वाइट PPT दी। वाइट PPT किसकी दी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर। ठीक है, अब क्या होता है जब हम एक्सिस में पास करते हैं, अब क्या होता है जब हम लाइम वाटर जो है उसमें CO2 अगर एक्सिस के अंदर पास होता है, बहुत ज़्यादा पास होता जाता है, तो वो सॉल्यूबल हो जाता है वाटर के अंदर। तो यहाँ पे उधर तो अपने वाइट PPT बनी थी, फिर वापस थोड़ी देर बाद में वो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि एक्सिस में हो जाता है। लाइम वाटर जो है उसके अंदर CO2 एक्सिस में हो जाता है, तो वो वापस से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है वापस। पहले वाइट PPT बनी थी लेकिन वापस से वो कलरलेस हो जाता है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 6 जो कि पेज नंबर 21 पे है। इसमें क्या है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर डाइल्यूट NaOH 2 ml डाइल्यूट NaOH डाला और उसमें हमने ऐड किया फिनोफ्थिलिन की 2 ड्रॉप्स डाली। तो उससे क्या होगा, फिनोफ्थिलिन पिंक कलर में चेंज कर देगा उसको, और पिंक कलर के बाद में जब हम उसके अंदर HCl डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके HCl डालेंगे, तो जो पिंक कलर होएगा उस सोल्यूशन का वो डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन जब हम उसके अंदर वापस से कुछ ड्रॉप्स NaOH की डालेंगे मिक्स करते हुए उसको, तो क्या होगा, वापस से वो पिंक कलर जो होगा वो रीअपीयर हो जाएगा। अब एक्टिविटी नंबर 7 में बोला है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। हमने क्या लिया, CuO कॉपर ऑक्साइड ली एक बीकर के अंदर, और उसमें हमने HCl जो था वो डाला। तो क्या होगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि जब हम मेटल ऑक्साइड को, जैसे मैंने पहली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने समझाया था, मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर देता है। तो CuCl2 प्लस H2O दे देगा ये। अब इसमें क्या करना है, जब आप HCl डालोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, धीरे धीरे उसे चलाते रहना, घुमाते रहना, उसके बाद में मतलब धीरे धीरे ड्रॉप करके HCl डालना और स्टायर करते रहना उसे। अब आप अब आप एक्टिविटी 8 पर आ जाइए, पेज नंबर 22 पे। इसमें आपको क्या बोला है, आपको सॉल्यूशन लेना है ग्लूकोज का, एल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। अब क्या करना है, हमें इस तरह से एक बीकर लेना है, उसमें नीचे कॉर्क फिक्स करना है और कॉर्क पे 2 नेल लगा देने हैं। उन नेल को फर्दर हमें वायर से कनेक्ट कर देना है एक बैटरी के थ्रू, और उस बैटरी को फर्दर हमें एक बल्ब और स्विच से कनेक्ट करके और दूसरे नेल से कनेक्ट कर देना है। तो ये पूरा एक क्लोज सर्किट हो गया। और जो बैटरी लेनी है वो हमें 6 वोल्ट की लेनी है। फिर क्या करेंगे, हम जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब हम क्या देखेंगे कि इसमें है ना, हमने क्या क्या लिया, एक तो ग्लूकोज लिया, मतलब हर चीज़ से जैसे ग्लूकोज से एक बार ट्राई करना है, एल्कोहल से एक बार ट्राई करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ऐसे ही करके देखना, और सल्फ्यूरिक एसिड से ऐसे ही करके देखना है कि क्या होता है, क्या बल्ब जो है वो ग्लो करती है कि नहीं। तो ये हम कैसे देखेंगे, जब हम सबसे पहले ग्लूकोज में करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगी, एल्कोहल में करेंगे तब बल्ब ग्लो नहीं करेगी, लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बल्ब जो होगी वो ग्लो करेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अपना सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। क्यों हो रही है, कैटायन एनायन आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है क्योंकि इसमें आयंस बन पा रहे हैं, H+ और OH- के H+ और Cl- के आयन बन रहे हैं, H+ के और SO4 के आयन बन रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होता है अपना H2SO4, तो H+ और SO4 के आयन बन रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक होता है H+ और Cl-, इसके आयन बन पा रहे हैं। तो क्या होगा, अगर आयंस होंगे तो ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होएगी। जैसे कि आप देखेंगे पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ है, ग्लोइंग ऑफ
ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, यानी कि बल्ब ग्लो करी, इससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है सॉल्यूशन में पास हो रहा है। देन है द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयन, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैरी कौन कर रहा है, आयंस कैरी कर रहे हैं। अब क्या है, सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+, this suggests that the acid produce hydrogen ion H+ that is aqueous in solution, which are responsible for their acidic properties. अब आप देखेंगे एक्टिविटी 9 जो कि पेज नंबर 23 पे है। इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ड्राई टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर हमें 1 ग्राम सॉलिड NaCl डालना है, सोडियम क्लोराइड। ये आपको मैं बार बार जो NaCl है उसको सोडियम क्लोराइड बोल रही हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है तो उसे H2SO4 बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ ताकि सुन के आपको याद हो, तो प्लीज़ आप गौर करके पढ़िएगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम जो अपन ने NaCl लिया है क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर हमने कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की डाली है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेंगे और टेस्ट करेंगे इसको कि कौन सा कलर आता है उसमें। तो यहाँ पे नीचे जो लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ अबोव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन। This experiment suggests that hydrogen ion in HCl are produced in presence of water। यहाँ पे इससे क्या पता चला एक्सपेरिमेंट से हमें कि हाइड्रोजन आयन जो है HCl के अंदर, HCl किससे मिलके बना है, H+ और Cl- से। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या कर रहा है, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में बनता है। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो H+ आयन है वो HCl नहीं देगा वाटर की एब्सेंस में, तो हमें वाटर की ज़रूरत होगी अगर हमें HCl को अलग करना है, उसको आयनिक फॉर्म में लाना है। तो फिर यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट रिएक्शन दे रखी है, HCl + H2O विल गिव्स H3O + Cl-। फिर नेक्स्ट अपने लिखा है हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, हाइड्रोजन आयन जो है वो अकेला नहीं आपको एग्जिस्ट करता हुआ, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा तो H3O बन जाएगा, तो वो अपने एग्जिस्ट कर सकता है। फिर है वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव्स H3O+ और H+ आयन इन वाटर। तो हम जैसे कि जानते हैं जो एसिड है वो H3O+ या फिर H+ आयन हो सकता है वाटर के अंदर। जब हम वाटर के अंदर HCl डालते हैं तो हमें या तो वो H+ आयन में मिल सकता है या फिर H3O+ आयन में मिल सकता है। अब नीचे एक रिएक्शन दे रखी है NaOH, जिसे हमने वाटर के अंदर डाला हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने वाटर में डाला तो Na+ OH- आयन दिए एक्वस फॉर्म में। बच्चों आप देखेंगे आपकी एक्टिविटी नंबर 10 जो कि पेज नंबर 24 पे है, उसके अंदर क्या बता रखा है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली या फिर एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने 10 ml वाटर डाला, वाटर के अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स डाले H2SO4 दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड के। तो हम थोड़े टाइम बाद, ज़रा से टाइम, कुछ सेकंड्स बाद में ही हम ये देखेंगे कि उसका जो बेस होएगा टेस्ट ट्यूब का या बीकर का वो थोड़ा गर्म होने लग जाएगा। यही दे रखा है आपकी 10th वाली एक्टिविटी के अंदर। और 11, 12, 13 एंड 14 मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी, आपको लगती है तो आप प्लीज़ रीड कर लेना। अपन 15 देखते हैं। 15 है पेज नंबर 32 पे। इसमें क्या बोला है, हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लिए हैं हमने, उसे बॉइलिंग ट्यूब अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाले और उन्हें हीट किया। तो आप क्या देखेंगे उसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे अपने आप से। तो वो कहाँ से आए, अब ये क्या है तो हम ये देखते हैं। तो इसमें अब हम क्या देखेंगे कि जो देख सकते हैं स्टार बना हुआ है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स नंबर है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ही है अपना एक तरह से कॉपर सल्फेट जो हमने लिया है। अब इस सॉल्ट के अंदर कुछ फिक्स अमाउंट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर हम उसको हीट करते हैं, व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट। तो क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे, इन क्रिस्टल्स को, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो ये जो वाटर जो होएगा इसके अंदर, वाटर का जो कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा और वापस से सॉल्ट जो होगा वो वाइट कलर में चेंज हो जाएगा।
इफ़ यू मोइस्टन द क्रिस्टल्स अगेन विथ वाटर, अगर आप वाटर के साथ में वापस इसे मोइस्टन करेंगे तो क्या होगा, वापस से ब्लू कलर जो है क्रिस्टल्स का वो वापस रीअपियर हो जाएगा। तो आप ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। और आप पेज नंबर 33 पे एक जिप्सम की फॉर्मेशन बता रखी है आपके, वो आप प्लीज़ चेक करिए। ये जिप्सम की फॉर्मेशन बता रखी है, हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस तो पढ़ लिया था, CaSO4.12H2O। इसको जब हम फर्दर 1/2H2O के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो जिप्सम देता है। जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाइट पाउडर होता है, उसके अंदर जब हम वाटर डाल देते हैं तो वो जिप्सम के अंदर हो जाता है, जो कि एक हार्ड सॉलिड मास है। ये पेज नंबर 26 जो है, जिसमें आपको बता रखा है पीएच स्केल दे रखा है ऊपर की तरफ। तो पेज नंबर 26 पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसमें पहला है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7.0 to 7.8। जो हमारी बॉडी का जो पीएच होता है, जिसमें हमारी बॉडी वर्क करती है, वो लगभग न्यूट्रल के आसपास या थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो सकता है, 7.0 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस होंगे, थोड़े बहुत तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा होता है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में दिक्कत होती है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर पीएच जो है रेन वाटर का, जो बारिश आती है उसका पीएच अगर 5.6 से कम है तो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा वो। हम जानते हैं पीएच स्केल हमने पढ़ा है कि 7 से कम है, 7 से कम जैसे एसिड का मैंने आपको बताया था 0 से लेके 6 के बीच का, अगर उस बीच में आ रहा है तो अब ये तो 5.6 से भी कम है, तो यानी कि ये एसिड रेन बोलते हैं इसको। ओके, देन व्हेन द एसिड रेन फ्लोज इन द रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। अब अगर ये एसिड रेन, अगर बारिश आएगी एसिड रेन होएगी तो क्या होगा, ये रिवर्स में जब फ्लो होएगी तो और पीएच कम हो जाएगा, पीएच और पानी का कम हो जाएगा तो और एसिडिक बनता जाएगा। तो अगर इतना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो हमारे जो एक्वेटिक लाइफ है, फिशेज़ हो गई, मराइन, जो भी एक्वेटिक लाइफ है अपनी, वो पूरी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। अब आप देखेंगे पेज नंबर 27 पे पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हमारा स्टमक जो है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स अस इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये हमें क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फूड को, और बिना स्टमक को हार्म करे। During the indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. अगर जब डाइजेशन प्रोसेस नहीं चल रहा है, जब अभी स्टमक में फूड नहीं है, कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं चल रहा, फिर भी अगर ये एसिड रिलीज होता है तो क्या होता है, पेन और इरिटेशन होती है स्टमक में। टू गेट रिड ऑफ दिस, तो इस पेन से हमको छुटकारा पाने के लिए, एक तरह से ये पेन ना हो इसीलिए हम एंटाएसिड्स यूज़ करते हैं। एंटाएसिड्स क्या करते हैं, वापस एंटाएसिड्स बेस होते हैं, तो बेस क्या करेगा, अगर एसिड के साथ बेस मिलेगा तो उसे न्यूट्रल में चेंज कर देगा, तो वापस पीएच जो होता है वो न्यूट्रल कर देता है ये। अब है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारा पीएच जो है माउथ का वो 5.5 से कम है तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो है हमारा टूथ इनेमल, जो कि कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। तो क्या होता है, इट डज़ नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन बट इट कोरोड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज़ बिलो 5.5। 5.5 से कम अगर पीएच होगा माउथ का तो कोरोड हो जाएंगे, हमारे टूथ इनेमल जो है वो कोरोड हो जाएगा, टूथ डीके हो जाएंगे। तो क्या होगा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। अब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जो फूड के कुछ पार्टिकल्स या शुगर जो हमारे माउथ में ही रह जाता है, तो उससे क्या होता है, अंदर अगर माउथ में बैक्टीरिया, हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट है
तो क्या होगा, वो एसिड रिलीज करेंगे और एसिड क्या करेगा, एसिड और पीएच जो होगा वो और लोअर होता जाएगा। तो पीएच लो होने की वजह से क्या होगा, हमारे जो टीथ हैं वो खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं रात को ब्रश करके सोना चाहिए। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। तो क्या होगा, टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो वो क्या होता है, बेसिक होता है नेचर के अंदर, तो एसिड और बेस मिलके वापस न्यूट्रल कर देंगे तो टीथ आपके क्लीन हो जाएंगे और न्यूट्रलाइज होने के बाद में आपका टूथ डीके नहीं होगा। क्योंकि आप जानते होंगे प्लांट्स और एनिमल्स भी खुद सेल्फ डिफेंस करते हैं खुद का। तो ये कैसे करते हैं, क्या होता है, हनी बी को आपने देखा होगा, हनी बी जैसे स्टिंग कर लेती है आपके यहाँ पे, मतलब आपके स्किन पे कहीं पे भी चुभ जाता है, उसका वो पीछे एक तीखा तीखा सा होता है ना, वो अगर चुभ जाता है तो फिर आपको पेन और इरिटेशन होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वो एसिड रिलीज करता है। बी स्टिंग लीव्स इन एसिड, क्या होता है, एक एसिड छोड़ती है। जब वो हमारे स्टिंग करती है स्किन पे तो क्या होता है, एक एसिड छोड़ती है, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन और पेन होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी माइल्ड बेस जैसे बेकिंग सोडा हो गया। अब है अपना स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। स्टिंगिंग हेयर्स जो होते हैं नेटल लीव्स के, उनमें क्या मिथेनोइक एसिड होता है। तो अगर वो आपके गलती से, मतलब वाइल्ड एरिया में मिलते हैं वैसे तो ये, लेकिन अगर ये आपकी गलती से स्किन पे टच हो जाए अगर वो उसके स्टिंगिंग हेयर्स, तो वो मिथेनोइक एसिड रिलीज कर देते हैं आपकी स्किन पे, जिसकी वजह से बर्निंग पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जलन होती है बहुत तेज, इरिटेशन होएगी। Thanks for watching my channel. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Stay home, stay safe. Till then, bye.